डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी और तमाम सारे उन महापुरुषों को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक लाने का अवसर प्रदान किया। मंच पे बैठे विद्वान अधिवक्ता व विद्वान वक्ता साथी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बाम सेफ माननीय कमलाकांत काले सर और दूर दूर से बैठे हुए सभी मूल निवासी सज्जन साथियों, आज का इस प्रबोधन सत्र का कार्यक्रम का सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS अथवा आरक्षण को वैधता देना संवैधानिक की मौलिक धारणा की हत्या है, एक गंभीर चर्चा अथवा क्या प्रतिनिधित्व विहीन न्यायपालिका से संवैधानिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो सकती है, एक गंभीर चिंतन। और उसी में एक और सब्जेक्ट है साथियों, कोलिजियम सिस्टम से बनी न्याय व्यवस्था के द्वारा दिए गए गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक फैसलों के कारण जन सामान्य लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास कम हो गया है। तो मैं जो सबसे ऊपर वाला सब्जेक्ट है साथियों, इसी पर मैं बोलूंगा। साथियों, EWS आरक्षण को वैधता देना संवैधानिक की मौलिक धारणा की हत्या है, एक गंभीर चिंतन। साथियों, आज की जो गवर्नमेंट है इसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो जनरल क्लास के लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो हजारों सालों से हमारे पर शासन करते आ रहे हैं, हमारे सारे के सारे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करके और धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा हमारे समाज के लोगों को दीर्घकाल से गुलाम बना करके, दास बना करके रखे हुए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया और उसमें हमें संवैधानिक अधिकार दिया, जिसके बदौलत आज हमारे समाज में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा था, समाज में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, उसको भी समाप्त करने की यह बहुत बड़ी इनकी साजिश है, बहुत बड़ी इनकी नीति है साथियों। इसको हमें जानना होगा, समझना होगा। भारत के संविधान को लागू होने के 1992 तक साथियों ओबीसी के लोगों को, ओबीसी के हमारे साथियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, जो कि वह उनका मौलिक अधिकार था, वह उनका संवैधानिक अधिकार था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही 26 जनवरी 1950 से ही इस कानून को साथियों लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा दौर लग गया। यह कहीं न कहीं हमारे समाज की साथियों गैर जिम्मेदाराना, हमारे समाज के प्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से ऐसा हुआ। समाज में मूल निवासियों में यूनिटी के अभाव में ऐसा हुआ। समाज में साथियों हमारे जागरूकता न होने के कारण, चेतना न होने के कारण हमारे समाज को हजारों सालों से जो दिशा विहीन किया गया है, 6743 जातियों में बांटने की वजह से हम यूनाइट नहीं हो सके थे, हम संगठित नहीं हो सके थे और संगठित होकर के अपने अधिकारों को लेकर के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते थे साथियों। इसका नतीजा रहा कि हमारे 100% जो रिजर्वेशन सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए था संख्या के अनुपात में, वह नहीं मिल सका। और जिनको नहीं मिलना चाहिए, जो 5000 सालों से इस देश में शासक करते हुए आ रहे हैं, और 100% जिन लोगों ने इस देश की व्यवस्था पर आरक्षित होकर के, आरक्षित होकर के उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, राज किया, लंबे समय तक उन्होंने सारे के सारे पदों पे आसीन रहे, उनको आज आरक्षण दिया गया 10%। यह 100% साथियों संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ में है। आरक्षण साथियों बेरोजगारी उन्मूलन करने का विषय नहीं है, यह धन दौलत इकट्ठा करने का विषय नहीं है, यह रोजगार देने का अवसर नहीं है साथियों। रिजर्वेशन समाज का प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं साथियों कि रिजर्वेशन इज ए नॉट एम्प्लॉय, रिजर्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सोसाइटी। आप जिस जात, जिस वर्ण, जिस समूह से निकल करके नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वह नौकरी नहीं है, वह समाज का प्रतिनिधित्व है,
समाज का रिप्रेजेंटेशन है, समाज के अधिकारों की सही समय पर उनकी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, यह जो उच्च वर्गीय लोग हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं साथियों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इनका पहले से ही लगभग 90% साथियों रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 तक की नौकरियों में साथियों 79.5% आज भी प्रतिनिधित्व है, जो पूरे देश भर में ये कायम है, हावी है। विधायिका में देखा जाए साथियों तो पूरे देश पर इनका कब्जा है, इनका वर्चस्व है, और रिजर्वेशन के अंतर्गत जो हमारे लोग चुन करके जाते हैं वह हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, वह उस पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, उस दलों के प्रतिनिधित्व करते हैं जिस दल के द्वारा उनको टिकट दिया जाता है, जिस दल के द्वारा उनको अवसर प्रदान किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। वो हमारे अधिकारों की लड़ाई वहां पर नहीं लड़ते हैं, हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। तो विधायिका पर उनका पूरी तरह से कब्जा हो गया। न्यायपालिका में साथियों पूरे देश भर में लगभग 600 समथिंग जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के, जिसमें से 582 और 590 जजों का प्रतिनिधित्व साथियों उन्हीं का है। हमारे समाज के लोग वहां पर नहीं है। कार्यपालिका में साथियों लगभग सभी जगहों पे उन्हीं के कब्जा है, उन्हीं के वर्चस्व है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा प्रतिनिधित्व हर तरफ से खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और नहीं तो प्रत्येक डिपार्टमेंटों का प्राइवेटीकरण करके हमारे अवसर को खत्म किया जा रहा है। प्राइवेट डिपार्टमेंट में कोई साथियों रिजर्वेशन नहीं होता है, वह उस कंपनियों के मालिकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, किसको कब निकाल देंगे, किसको कब बढ़ा देंगे आगे। यह साथियों हमारे अधिकारों से, ये सारे के सारे अधिकार हमारे हाथों से समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है, बड़ा ही सोचने का विषय है साथियों, समझने का विषय है। और अपने समाज में जागृति पैदा करके, संगठित करके, समाज को चेतना पैदा करके, समाज को अवगत करा करके साथियों हमें इस बात की लड़ाई लड़नी होगी, अपने समाज के लोगों को समझाना होगा, बतलाना होगा साथियों। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर मामला है साथियों, जो लगातार हमारे अवसर को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। यदि यह सिलसिला चलता रहा तो आज के समय में जो भी थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व बचा हुआ है, आने वाले समय में साथियों सबका सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम वहीं पे पुनः चले जाएंगे जहां पे आज के 100 वर्ष पहले हुआ करते थे, जब हमें रोड पे भी चलने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, समाज में उठने बैठने बोलने का अधिकार नहीं था। उसी व्यवस्था में आज भी हमें लाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। मनुस्मृति के साथियों 10वें अध्याय में ब्राह्मणों ने लिखा कि सकते नापी ही सुदृढ़ नो कार्यो धन संचयी, शुद्रा ही धनमासाद ब्राह्मणा नो बाधते। अर्थात शूद्रों के पास धन हो जाना हमारी व्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचाना होता है, हमारी व्यवस्था को रोकना होता है। इसलिए शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए। यदि इनके पास धन हो जाता है तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य और महान बना सकते हैं। हमारे आने वाली जनरेशन से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे इनके बच्चे, और इनके सामने हमारे बच्चे इनके नौकर और दास बनकर रहना शुरू करेंगे। ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान के विरोध में है, इसलिए इनके पास धन नहीं रखना होना चाहिए। बाय द वे भूल चूक से किसी शूद्र के पास या छूत के पास धन हो जाता है तो राजा को चाहिए कि उसके धन को छीन लेवे और छीन करके ब्राह्मणों में बंटवा देवे। इस तरह की कानून साथियों बना करके हमारे समाज के लोगों को दबाया गया था, कुचला गया था। यह संविधान की वजह से हमें अवसर मिला। साथियों संत कबीर हमारे समाज के बहुत बड़े महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे समाज में सामाजिक चेतना पैदा करने का काम किया, हमारे मुर्दा समाज को जगाने का कोशिश किया साथियों। वो कहते हैं कि काहे रे नलनी तू है कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, नौ तल तपतिन ऊपर आग, तोर हेतु कहकासन लाग, कही कबीर जी उदकी समान ते नहीं मुए हमारे जान। साथियों संत कबीर कहते हैं कि यह जो राष्ट्र है यह हमारा है, इस देश की सारी व्यवस्था हमारी है, यह देश हमारा विरासत है, और हम इस देश के हो करके हम मुरझाए हुए हैं। हमारे हाथों में कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास कोई धन नहीं है, संपदा नहीं है। हमें जो जिस तरह चाहता है मार देता है, पीट देता है, हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है साथियों। तो ऐसा क्यों है?
ये सारे के सारे तुम्हारे सर्वांगीण विकास के स्रोत इसी देश में है, इसी मिट्टी में है, और फिर भी तुम सारे के सारे अधिकारों से वंचित होते जा रहे हो। तो यह समझ करके साथियों, हमें आने वाले समय में समाज को जगा करके, संगठित करके और मूल निवासियों में यूनिटी पैदा करके साथियों बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करता हूं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।